सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग का एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो अब हम लोग यहाँ से एक सीरीज शुरू करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव के साथ साथ पूरे चैप्टर का रिवीजन चलेगा, जो कि समरीज वाइज रहेगा। ठीक है, तो आज हम एक बहुत ही पार्टिकुलर चैप्टर लेके आए हैं जो मोस्टली स्टूडेंट का डिमांड था कि सर इस पे एक पार्टिकुलर वीडियो बनाइए। सो आई एम हियर विद दैट वीडियो, है ना। तो अब देखेंगे हम लोग कौन सा वो चैप्टर है और इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे, है ना। तो जितने भी नए लोग आप आते हो चैनल पे जो वीडियो देखने के लिए, तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि ये जो कॉन्फिडेंस मेरा बना रहे और मैं आगे चलता रहूं, राइट। तो चलेंगे हम लोग चैप्टर्स में। तो दिस इज माय चैनल लोगो, यू कैन सी। तो व्हाट इज द चैप्टर? तो आवर चैप्टर इज व्हाट एज यू कैन सी हियर the summary of the chapter, right? How free is the press? How free is the press? आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको इस चैप्टर में ही, आपको पार्टिकुलर चैप्टर में ही आपको इसका लॉजिक समझ में आएगा, थीम समझ में आएगा। क्या? फ्री। फ्री किस चीज का फ्री जी? तो प्रेस का फ्रीडम, है ना, फ्रीडम, है ना, फ्रीडम किसका? तो प्रेस का फ्रीडम, राइट। कि जैसे मीडियाज को, पार्टिकुलर किसी भी कंट्री के मीडियाज को उस कंट्री का फोर्थ पिलर कहा जाता है। दैट मींस जितने भी आम जनता, जैसे हम लोग जैसे आप लोग जैसे जो होते हैं, जो मिडिल क्लास लोअर क्लास के लोग होते हैं, वो अपनी सारी बातों को डायरेक्ट सरकार तक नहीं पहुंचा सकती है। किसी भी अन्याय के खिलाफ डायरेक्ट, मान लो कोई डीएम एसपी है, उसके खिलाफ आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, है ना। कोई जज है, वकील है बड़ा, उसके खिलाफ आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पे अहम भूमिका कौन निभाता है जी? प्रेस निभाता है। तो इसलिए इसको क्या रहना चाहिए? ये फ्रीडम रहना चाहिए। फ्री मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहिए, ये पूर्ण रूप से क्या रहना चाहिए? मुक्त रहना चाहिए। ठीक है, आई होप कि यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलेंगे अब इसके हम लोग पार्टिकुलर्स, पहले इसके राइटर्स, लेखिका के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम चैप्टर्स मेन करेंगे। हाउ फ्री इज द प्रेस वाज रिटन बाय डॉर्थी एज सेयर्स। शी वाज बोर्न इन 1893 इन इंग्लैंड। तो अब देखो पार्टिकुलर्स कितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, हमको सिर्फ राइटर के इंट्रोडक्शन से ही मिल जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया था? डॉर्थी एल सेयर्स के द्वारा। और उनका जन्म कब हुआ था? 1893 में। और कहां हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन्स टू ग्रेजुएट फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, राइट। तो ये पहली महिला थी। कहां जी? कहां से ग्रेजुएट की थी? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने वाली यह पहली महिला थी वहां का। तो आप 5-6 ऑब्जेक्टिव्स तो आपको यहीं पे मिल गया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको स्मार्ट स्टडी पे फोकस करना है, कि जितना आप स्मार्ट स्टडीज करोगे कम समय में ज्यादा आप प्रिपरेशन कर पाओगे। ओके, अब हम लोग चलेंगे आगे इसकी समरीज में। ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत सिंपल है, अगर ठीक से आप समझ लीजिएगा तो कम समय में आप बहुत सीख पाइएगा। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे हम पार्टिकुलर्स, पॉइंट्स हमारा रहेगा क्या, देखते जाइएगा आप लोग। ठीक है, सो हाउ द एसे हाउ फ्री इज द प्रेस डिस्कसेस द ट्रू मीनिंग ऑफ प्रेस फ्रीडम। तो इस चैप्टर में जो लेखिका है वो मुख्य तौर पे किस चीज पे बात करती है? तो ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रीडम, मतलब प्रेस का जो असल मीनिंग जो होता है फ्रीडम से रिलेटेड, वो क्या होता है, उसको हम यहाँ पे जो लेखिका बताई हुई है। एंड क्वेश्चंस वेदर द प्रेस इज रियली फ्री इन प्रैक्टिसेस। क्या यहाँ पे क्वेश्चन राइज करती है लेखिका, क्या राइज करती है? क्या सच में जो प्रेस है वो पूर्ण रूप से मुक्त है हर एक देशों में, हर एक अलग अलग जगहों पे? The writer explains that although the press is legally free in democratic countries, its freedom is often restricted by indirect and unofficial forces. तो देखो कितना अच्छा बात बोला यहाँ पे कि लेखिका तो बता ही रही है कि ये जो प्रेसेस है डेमोक्रेटिक कंट्री यानी कि गवर्नमेंट्स के रूल के हिसाब से तो फ्री है, लेकिन ये डायरेक्ट तौर पे कंट्रोल ना करके इसको इनडायरेक्ट तौर पे कंट्रोल किया जाता है और अनऑफिशियल तरीका से कंट्रोल किया जाता है। तो अब हम आगे यहां तक तो समझ में आ गया कि फ्रीडम्स क्या होता है और साथ में ये किस प्रकार से कंट्रोल होते हैं इनडायरेक्टली और अनऑफिशियली। अब हम जानेंगे कि आखिर वो कौन लोग है ना, कौन पार्टिकुलर सेक्टर्स है जो क्या करता है, प्रेस को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, चलेंगे हम लोग आगे। अब आई होप कि यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, है ना। जितने भी नए लोग आते हैं इस चैनल पे कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, अब यहां पे देखिए, द ऑथर बिगिंस बाय डिफाइनिंग फ्रीडम ऑफ द प्रेस एज द राइट टू पब्लिश फैक्ट एंड ओपिनियंस विदाउट फियर।
तो ये जो चैप्टर ही हमारा शुरू होता है, उस पार्टिकुलर चैप्टर के बिगिनिंग में ही लेखिका ने क्या बताया है कि कुछ भी पब्लिश किया जाए, पब्लिश फैक्ट्स, फैक्ट्स क्या, कुछ भी मतलब आप सच को छापोगे कि किसी नेता ने करप्शन किया है तो सच को छापो, किसी पार्टिकुलर बिजनेसमैन ने कहीं पे करप्शन किया है तो उसको सच को छापो। एन ओपिनियन विदाउट फियर, मतलब क्या, बिना किसी डर का, ना तो किसी नेता का डर होना चाहिए, ना ही किसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज का डर होना चाहिए, और ना ही किसी प्रकार के अनऑफिशियल फोर्सेस का उस पर प्रेशर होना चाहिए, है ना। वो डायरेक्टली तौर पे क्या करना चाहिए, उसको जो मन में आए, मतलब जो फैक्ट्स हो, मन में आए मतलब मनमाना नहीं करना है, जो फैक्ट्स हो उसको छापने के लिए। A free press is essential for democracy, है ना। तो डेमोक्रेसी यानी कि गणतंत्र के लिए फ्री प्रेस बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत अति आवश्यक है, बिकॉज इट इन्फॉर्म्स पीपल, एक्सपोजेस इनजस्टिस एंड द प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट, राइट। तो ये इन्फॉर्म करता है किसको, आम जनता को, और एक्सपोज, उजागर करता है किसको, इनजस्टिस को। मान लो किसी पार्टिकुलर्स में, है ना, जैसे रेप पीड़िता है, उसके साथ अगर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है तो मीडिया वहां पे आ सकती है ना। कहीं पे पार्टिकुलर डीएम है या ब्लॉक में कहीं करप्शन हो रहा है तो वहां पे मीडिया आ जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि मीडिया बहुत ही अहम भूमिका निभाने का कार्य करती है उस जगह को, काम को सही तरीका से चलाने में। अगर सोच के देखिए, आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि वो मीडिया ही बिक जाए तो क्या होगा, आम लोगों का आवाज कैसे उठ पाएगा, राइट। अब देखेंगे, हाउएवर द राइटर आर्ग्यूज दैट फ्रीडम डज नॉट एग्जिस्ट merely because there are no strict government laws, है ना। तो फ्रीडम डज नॉट एग्जिस्ट मतलब यहाँ पे पूर्ण रूप से, मतलब मीडिया को फ्री करने के लिए ऐसा कोई लॉ ही नहीं बनाया गया है ना। आप देख सकते हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तौर पर गवर्नमेंट के थ्रू ही क्या किया जाता है, इन पे प्रेशराइज किया जाता है, क्या करे कि ये उनके हित में काम करें, राइट, उनके हित में काम करें। इससे क्या होता है कि मीडिया चाहे तो किसी पार्टिकुलर व्यक्ति या नेता या किसी को एक दिन में हीरो भी बना सकती है और इसको जीरो भी बना सकती है। तो कहीं ना कहीं ये फियर भी उनके अंदर रहता है। द चैप्टर हाईलाइट्स टू काइंड्स ऑफ सेंसरशिप, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे दो टाइप का सेंसरशिप का बात किया जा रहा है, और वो सेंसरशिप क्या होता है वो हम देखेंगे। एक होता है ऑफिशियल, एक होता है अनऑफिशियल सेंसरशिप। ऑफिशियल सेंसरशिप इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू लॉज एंड बैंस एंड is ऐसे to recognize unofficial censorship, राइट। तो आप देखो, ऑफिशियल सेंसरशिप भी बहुत जरूरी है, किसके लिए, प्रेसेस के लिए कुछ नियम कानून जरूरी है। क्यों, नहीं तो प्रेस क्या करेगी, पार्टिकुलर किसी व्यक्ति के हित में ही काम करना शुरू कर देगी। इसलिए यह जो मन करे, जैसे वल्गर कंटेंट्स हो या बहुत ऐसा चीज है जो नहीं लोगों को दिखाना चाहिए, वो भी दिखाना शुरू कर देगी टीआरपी के लिए, है ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट्स का ऑफिशियल रूल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन on the other hand is more dangerous, it comes from the media owners, advertisements, powerful groups and the publics। तो अनऑफिशियल ग्रुप्स क्या क्या है जो एक मीडिया को कंट्रोल कर सकती है। तो आप देखो ध्यान से, पहला आता है मीडिया ऑनर्स, जो पार्टिकुलर मीडिया ऑनर रहते हैं, अगर उनको पार्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष से, है ना, या गवर्नमेंट विशेष से अगर उसको खुन्नस है या कोई किसी प्रकार का समस्या है तो वो क्या करेगा, सिर्फ उसके अगेंस्ट में ही काम करेगा। तो मीडिया ऑनर्स यहाँ पे ये आते हैं अनऑफिशियल में। एडवर्टाइजर्स, जितने भी कंपनियां हैं, जैसे कि हमने क्लास में पढ़ रखा है, कंपनियां जैसे हो गई ना, आप देखो, आप हम लोग पार्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट खरीदते नहीं है, हमसे खरीदवाया जाता है ना, कि आप बजाज शांति आंवला से लेके बॉर्नवीटा से लेके हॉर्लिक्स से लेके सब कुछ देख लो, है ना, कि आप एडवर्टाइज देखते होंगे ना कि बॉर्नवीटा खाइए, बॉर्नवीटा पीजिए और कामयाबी हासिल कीजिए, है ना, पान मसाला खाइए और कामयाबी हासिल कीजिए, माउंटेन ड्यू पीजिए और पहाड़ से कूद जाइए। बताओ, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस के साथ खेलते हैं और हमारे ब्रेन में इंजेक्ट करते हैं कि ये पार्टिकुलर चीज अगर लोगे तो तुम्हारे जीवन में ये सारी बदलाव होगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद पावरफुल ग्रुप्स, है ना, कि कोई गैंगस्टर है या कोई पावरफुल ग्रुप्स है, वो भी उनपे अनऑफिशियल तौर पे प्रेशराइज करते हैं अपने हित में काम करने के लिए। एंड पब्लिक, देखेंगे आगे, एंड पब्लिक व्हाट, ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी उसके लिए जिम्मेवार है बहुत ज्यादा। आप पार्टिकुलर आज हमारी मीडिया का जो हालत है वो दिखाते हैं कि हाँ आज शाहरुख खान ने ये किया, आज अक्षय कुमार ने इतने बजे नहाया, है ना, ये सब चीजें क्या जरूरी है? बिल्कुल नहीं। तो कहीं ना कहीं उनको चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है जी? तो टीआरपीस चाहिए होता है ना। और टीआरपीस के लिए
उनको तरकता भरकता चीज हमेशा दिखाना पड़ेगा। इसलिए कभी कभी देखना, कभी दंगा को दिखा दिया, कभी पार्टिकुलर रिलीजन को लेके, कभी कास्ट को लेके, ये सब दिखाते रहते हैं ताकि क्या हो कि उनका टीआरपी बढ़ा रहे। ओके, जर्नलिस्ट ऑफन फियर लूजिंग देयर जॉब, रेपुटेशन और सोशल एक्सेप्टेंस, सो दे अवॉइड एक्सप्रेशंस बोल्ड और अनपॉपुलर आइडियाज, है ना। तो ये जो पार्टिकुलर्स, मान लो कि अगर कोई मीडियाज अगर खराब है लेकिन उसका जर्नलिस्ट क्या रहता है, ईमानदार रहता है, लेकिन मैंने क्लास में भी बता रखा है कि कहीं ना कहीं मजबूरी के कारण उनको कॉम्प्रोमाइज करना होता है। विच काइंड्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज? तो जॉब जाने का, दूसरा नंबर उसका रेपुटेशन खत्म होने का, उसका सोशल एक्सेप्टेंस, मान लो कि आप किसी नेता के खिलाफ आप छाप रहे हो, किसी पार्टिकुलर गैंगस्टर के खिलाफ छाप रहे हो और वो आपके पीछे पड़ जाए, आपके जान का दुश्मन बन जाए, तो कहीं ना कहीं इसी फियर की वजह से वो लोग चुप हो जाते हैं। And avoid expression bold and unpopular idea. This leads so self-censorship where writers silence themselves. तो कहीं ना कहीं many kinds of censorship होता है, इसलिए क्या होता है कि वो चुपचाप अपने जर्नलिज्म के, है ना, जो ऑनेस्टी रहता है उसको छोड़ देते हैं और कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, आप मूवीज वगैरह में देखते हो, फैमिली सेफ्टी से लेके अपना पर्सनल अर्निंग से लेके सब कुछ इसी पे डिपेंड करते हैं। तो इसलिए, है ना, ये क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ठीक है, आई होप कि यहां तक सभी को समझ में आया होगा, है ना। जिसको जिसको ये पूरा यहां तक अभी समझ में आया, सभी कमेंट्स करके अंडरस्टूड लिखेंगे, अंडरस्टूड लिखेंगे सर, अंडरस्टूड, राइट। इससे पता चलेगा कि हाँ रियली हेल्पफुल हो रहा है। अब देखेंगे, द राइटर ऑल्सो एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ पब्लिक ओपिनियंस विच ऑफन punishes those who speak on uncomfortable truth to maintain popularity and profit. Newspaper sometimes suppresses facts or twist informations. कितना अच्छा बात लिखा है कि जो आम जनता होती है, हम लोग और आप लोग के जैसे लोग होते हैं, अगर इसमें ट्विस्ट ऐड ना करे, तरकता भरकता हास्य चीज, ह्यूमरियस चीज, है ना, अगर ये सब ऐड ना करे तो लोग न्यूज देखना भी छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं उनको उसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, ट्विस्ट वाले न्यूज को भी ऐड करना पड़ता है, राइट। कि देखो अभी धोनी चलते चलते गिर गया, है ना, उसके बाद अलग अलग एक्टर एक्ट्रेस का हमेशा जो होता है वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं, है ना, कि आज एक्सीडेंट हो गया, तो आज ये हो गया, फलाना ढिमकाना, ये सब छापते रहते हैं ताकि क्या हो, उनका जो टीआरपी है वो हमेशा बढ़ते रहे। As a result, the press fails to represent the complete truth. और इसी कारण क्या होता है कि जो प्रेस होती है, जो पार्टिकुलर मीडिया होती है, वह फैक्ट को लिखने में असक्षम रहती है ना। वही लिखा है, रिप्रेजेंट द कंप्लीट ट्रूथ, पूर्ण रूप से सच को नहीं लिख पाती है ना। आई होप कि यहां तक सभी को क्लियर हुआ होगा। अब ये पार्टिकुलर सब देखेंगे यहां से। In conclusions, अब हम इसका कंक्लूजन, the writer states that the press is not truly free. अब यहाँ पे राइटर्स क्या, जो हमारी दौड़ती एल्सेयर्स है, ये क्या दिखा रही है, यही बताने की कोशिश कर रही है कि प्रेस पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है। इवन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज, और गणतांत्रिक देशों में भी यही हाल है, लीगल फ्रीडम एग्जिस्ट बट फियर एंड प्रेशर रिस्ट्रिक्ट रियल एक्सप्रेशंस, है ना। तो फ्रीडम तो ऑफिशियल तौर पे गवर्नमेंट के थ्रू ये अलाउ किया गया है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच एंड ऑल दिस, लेकिन कहीं ना कहीं फियर, डर और प्रेशर, उनके ऊपर जो दबाव रहता है उनके मालिकों का, ग्रुप्स का, पॉलिटिकल पार्टीज का, वो उनको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, रोक देता है। द ऑथर एम्फेसिस दैट ट्रू फ्रीडम ऑफ द प्रेस रिक्वायर्स courage, the courage to speak the truth even when it is unpopular. देखो, कॉरेज मतलब साहस, कॉरेज टू स्पीक मतलब बोलने का साहस, है ना। तो ये जो लेखिका हमारी दौड़ती एल्सेयर्स है, ये बता रही कि हमारे अंदर, यानी कि जो भी पार्टिकुलर्स, जो मीडियाज है, जो भी पार्टिकुलर जर्नलिस्ट है, उसके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए, इतनी साहस होनी चाहिए कि वो क्या करे, वो ट्रूथ को उजागर करे, किसके बीच, आम जनता के बीच। और या तो वो अनपॉपुलर हो, या तो उसको जॉब से निकाला जाए, या उसका लॉस हो, इन सब चीजों पे ध्यान न देके आपको पार्टिकुलर्स मेन फैक्ट्स न्यूज को दिखाना चाहिए। ठीक है, आई होप कि यहां तक आप सभी को समझ में आ गया हो। अब हम एक लेंगे इसका क्या, सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया क्या रहेगा इस चैप्टर का, देखेंगे ध्यान से। सेंट्रल आइडिया, real freedom of the press means freedom from what? Fear, not just freedom from the laws.
राइट। तो आप मेन जो हमारा फ्रीडम ऑफ प्रेस का मीनिंग क्या रहेगा, तो फ्रीडम ऑफ फियर, यानी कि डर से हमको आजादी, जितने भी मीडियाज है उनको डर से आजादी है ना, कि कुछ खोने का डर हो या मतलब पार्टिकुलर आप दबाव में रहोगे, डर में रहोगे तो आप फैक्ट्स कभी नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए लेखिका करे कि आपको डर से आजादी चाहिए, ना कि नॉट द जस्ट फ्रीडम फ्रॉम लॉ, सिर्फ कानून की आजादी नहीं, आपको अपने पार्टिकुलर्स इनर सेल्स में जो भी डर आपके अंदर बैठा हुआ है उससे आपको ऊपर उठना है, और अब पार्टिकुलर्स जो भी फैक्ट्स न्यूज है आप उसको लिखोगे। ठीक है, आई होप कि सभी को समझ में आया होगा, और जिसको जिसको समझ में आ गया है वो कमेंट्स करेंगे, कमेंट्स करना ना भूले, इससे क्या होता है मुझे पता चलता है कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया, राइट। और जितने भी नए लोग इस चैनल पे जुड़ रहे हैं तो काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे क्या होगा कि जो मेरा मनोबल बढ़ेगा और ज्यादा, और इससे मैं और ज्यादा वीडियोस लेके आते रहूंगा, राइट। अब पार्टिकुलर्स क्या है, अब हम लोग सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक्स को मिस करके चलेंगे, लाइक ग्रामर्स भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स भी करेंगे, सब्जेक्टिव्स भी करेंगे, और साथ में लेटर राइटिंग्स। कल मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू राइट लेटर राइटिंग क्लियरली, क्योंकि you are going to get about 5 marks in that topics, in letter writings है ना, letter writings you will get 5 marks there, in essay writing you will get 8 marks there, in summary you will get 5 marks there. So easily you are going to score how many marks in the subjective questions, 5 5 10 and 8, कितना हो गया जी, 18 marks. Directly you are getting how many marks, 18 marks from the subjective sections, like what, summaries, like what, like essay writings, like what, like letter writings. So as you know, I just going to explain everything step by steps by which you can able to score a good marks, just going through with the simple steps like I'm gonna teach you day by day on my YouTube channel. So all you have to do, what you have to subscribe my channels and kindly do share with the needy peoples, like your friend circles and all these, your cousins, friend circles, and whatever you know that person is going to give the 10th or 12th exam. So all you have to, what you have to just share the link video and ask them to subscribe, like and share. Thank you so much for being here, and do comments in the comment sections that you have understood every topics. आप सभी को कमेंट करना है वीडियो के अंत में, और ये कमेंट करना कि सर आई अंडरस्टूड, राइट। इससे हमको क्लियरिटी आएगा, और डेली मैं अब क्या करूंगा, इन सारे समरीज का रिवीजन करवाऊंगा ताकि आपको चैप्टर का भी रिवीजन हो जाए। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।